हेलो एवरीवन, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा कार्बन के अप्ररूप। उसके अंदर हमारे टॉपिक जो चल रहा था बच्चों, हीरा चल रहा था, डायमंड, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यू उसको करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से क्लास को थोड़ा सा जल्दी बंद करना पड़ा था, लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं डायमंड के बारे में। देखो हीरा, मैंने हीरे के बारे में आपको क्या बताया था कि ये एक बहुत ही कठोर धातु होती है, और प्रकृति से प्राप्त धातुओं में सबसे कठोर धातु कौन है? अपना हीरा है, डायमंड है। उसके बाद में मैंने इसके कलर के बारे में आपको बताया कि हीरा जो होता है वो रंगहीन होता है, अर्थात आप क्या बोल दोगे? पारदर्शी बोल दोगे। जब पारदर्शी हो गया तो क्या बोल दोगे? इसका अपूर्णांक हो जाएगा। अपूर्णांक की बात करेंगे। अपूर्णांक मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जैसे कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने जो मतलब विचलित हो जाती है पथ से, तो उसके बीच में वो किस वजह से होती है? अपूर्णांक की वजह से हो जाती है। तो एक माध्यम का अलग होता है, दूसरे माध्यम का अलग हो जाता है, जो कि क्यों होता है? पारदर्शी होने के कारण। तो इसके अपूर्णांक की बात हम क्या कर लेंगे? कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2.42 हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, संकरण की, जो कि कितना हो जाएगा? सॉरी फॉर दैट, संकरण इसका sp3 हो जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि चमकीला क्यों होता है। देखो हीरा जो होता है वो चमकीला होता है, आपने सुना भी होगा। तो इसका रीजन बच्चों सीधा सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हो जाता है? ये चमकीला हो जाता है, चमकता है। तो इसकी बात करेंगे, मूल प्रकृति क्या होती है हीरे की? तो वो विषैली हो जाती है। विषैली क्यों हो जाती है? इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें क्या हो जाती है? बन जाती है रिएक्शन करके। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है हीरा, तब की बात है। उसके बाद में बात करें इसकी शुद्धता का मापन किस में करते हैं? जैसे हमारा गोल्ड होता है, उसका किस में करते हैं? कैरेट में करते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है? शुद्ध माना जाता है। वैसे हमारे इसकी भी शुद्धता का मापन क्या है बच्चों? कैरेट है। आगे बात समझ में? ये सारी की सारी बातें मैं आपको वन बाय वन लिखवा देता हूँ। उसके बाद में अगर मैं बात बताऊं, इसका जो तापमान होता है कितना हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में ये जलकर CO2 बना लेता है, कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 975 केल्विन हो जाता है बच्चों। कितना? 975 केल्विन। उसके बाद में गलनांक इसका बहुत ही उच्च हो जाता है। कितना? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में? बहुत ही उच्च है। सारी की सारी बातें मैं आपको वन बाय वन लिखवा देता हूँ। चलो लिखो, हीरा लिख लिया। उसके बाद में सबसे पहली बात क्या लिख लोगे? ये अत्यंत क्या होता है? कठोर हो जाता है। लिखते चलो, है ना? अत्यंत कठोर मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। चमकीला भी होता है ना, और रंगहीन भी होता है, पारदर्शी भी होता है ना। आगे क्या लिख लोगे? रंगहीन पारदर्शी पदार्थ। रंगहीन व पारदर्शी चमकीला पदार्थ होता है। आप डायरेक्ट लिख दो पारदर्शी पदार्थ। वन बाय वन आप साथ में लिखते चलो, आपका भी टाइम बच जाए, है ना? तो मेरे साथ साथ में लिख लो। विद्युत का क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है। कुचालक क्यों होता है? इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी वजह से विद्युत का क्या होता है बच्चों? चालन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। बात करेंगे अपवर्तनांक की। इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको दे सकता है। अपवर्तनांक कितना होता है इसका? 2.42। 2.42 एकदम अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना 2.42, 2.42। आगे बात समझ में? उसके बाद में आगे बात करूंगा इसके अपवर्तनांक के बारे में बात करूं, जैसे संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। संकरण को आप क्या बोल देते हो? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण इसमें sp3 हो जाता है। आप sp2 मत करके आ जाना, sp3 होता है। आगे बात समझ में? चमकीला क्यों होता है? उसका कारण मैंने आपको क्या बता दिया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? ये चमकीला होता है ना? चमकीला क्यों होता है? चमकीला होने का कारण मैंने क्या बता दिया? इसके अंदर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि आपने मृत्तिका वाला देखा है उदाहरण, अपने रोड होती है ना, सड़क, उस पे पानी क्या होता है? हमें ऐसे लगता है कि पानी है रोड के ऊपर जब दूर से देखते हैं, लेकिन पास में जाते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखता। सेम वही घटना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये भी चमकीला किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकता है। परावर्तन के कारण क्या हो जाता है? चमकने लगता है। अगली बात सुन, चमकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट क्या आ जाता है? इसकी मूल प्रकृति के बारे में आ जाता है, जो कि क्या होती है? विषैली। क्यों होती है? मैंने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बन जाती है। मूल प्रकृति क्या हो जाती है इसकी? विषैली। आपको पता होगा विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना? इसकी शुद्धता का मापन मैंने आपको क्या बताया? कैरेट के अंदर करते हैं। किस में करते हैं? कैरेट में। तो शुद्धता का मापन किस में करते हैं बच्चों? कैरेट के अंदर करते
देते हो। यहाँ पे बात होगी। उसके बाद में बात करें जैसे गलनांक की, किसकी गलनांक की, जो कि कितना होता है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही क्या है, उच्च है। क्या है, उच्च। उच्च कितना 318 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 3800 है ना। उसके बाद में बात करें इसके, जैसे कि अक्रिय होता है, लेकिन अक्रिय तो होता ही है ना, कोई क्रिया नहीं करता। जैसे आप इसको रख दोगे ऐसे वातावरण के अंदर खुले में, तो कोई क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको कम से कम क्रिया करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 975 केल्विन तापमान चाहिए, है ना। तो उसके बाद ही अगर उसको डायरेक्ट जलाओगे आप तो क्रिया करेगा, और क्रिया करके क्या बना लेगा, अपने CO2 गैस बना लेगा। अगली बात समझ में, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे लास्ट में, जैसे गलनांक हो गया। उसके बाद में क्रिया की बात कर ले, तो क्रिया क्या होता है, अक्रिय होता है। क्या होता है, अक्रिय। लेकिन 975 केल्विन तापमान हो जाए, अगर आप इसको 975 केल्विन तापमान पे क्या करो, जलाओ वायु की उपस्थिति में, तो जलकर क्या बना लेगा, CO2 गैस बना लेगा, है ना। 975 केल्विन ताप पर वायु में जलने लगेगा, और जलकर क्या बना लेगा बच्चों, CO2 गैस बना लेगा। आगे बात समझ में, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। ले लिया, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में मैं यूजेज की बात करूं, डायमंड के उपयोग की, किसकी बात करूं, उपयोगों की। तो उपयोग कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, ये बहुत ही महंगा धातु होता है ना। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, आभूषण जो होते हैं, ज्वेलरीज जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है, महंगी ज्वेलरी, आभूषणों में काम में आ जाता है। तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा, आभूषणों में आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई कांच है उसको काटना हो, तो कांच को काटने के लिए किसको काम में लेते हो, आप हीरे को काम में लेते हो। ऐसे डाई बनाने के अंदर भी किसको काम में ले लेते हो, अपने हीरे के अंदर, मतलब हीरे को काम में लेते हो। डाई का मतलब क्या होता है, ड्राई क्लीन जैसे नहीं करते कपड़े धोने वगैरह में, उसके अंदर इसका यूज हो जाता है। ऐसे कांच की तरह पत्थर को भी क्या कर सकते हो, आप इससे काट सकते हो। तो जो कांच काटने की मशीन होती है उसमें भी क्या लगाया जाता है, डायमंड लगाया जाता है। उसके बाद में अपने फोनोग्राम की सुई होती है, उसको बनाने के अंदर क्या किया जाता है, हीरे को काम में ले जाता है। जैसे सुई के आगे की नोक होती है उसको तीखा किया जाता है, जिसे आप अपने मारवाड़ी में, जैसे राजस्थान में बोलते हो ना कि पलारना, जैसे आप नहीं होता, जैसे वो डसी होती है, मतलब जाटी वगैरह कट नहीं करते, तो उसको जैसे पलारते नहीं है क्या, वैसे ही उस पर धार लगाने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाता है, धार लगाने में, मतलब सुई होती है ना फोनोग्राम, उसकी सुई पे धार लगाने के लिए क्या काम में आता है बच्चों, अपने ये डायमंड काम में आ जाता है। ऐसे ही हीरा है, उसकी पॉलिश करोगे ना आप, तो उसके अंदर भी क्या काम में आ जाएगा, ये अपने डायमंड ही काम में आ जाएगा, पॉलिश भी की जाती है इससे। तो आगे ये सारी की सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आभूषण बनाने में, क्या, ज्वेलरी, आभूषण में, आभूषण बनाने में। उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, कांच है उसको कट करने में, कांच को काटने में, है ना, कांच, कांच और साथ में वो भी लिख लो कौन सा, पत्थर, कांच और पत्थर को काटने में, कांच काटने में, वह कौन सा, पत्थर रहता है ना, पत्थर की मशीन होती है, जैसे पत्थर होता है उसको भी आप कट करते हो ना, पत्थर काटने की जो मशीन होती है उसके अंदर भी काम में आ जाता है ना, पत्थर काटने की मशीन में। अभी बात समझ, कौन काम में लेते हो, हीरे या डायमंड को काम में ले लेते हो। उसके बाद में फोनोग्राम की सुई होती है, उसको बनाने में, उसकी धार बनाने में भी किसको काम में ले लेते हो, डायमंड को, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इसके यूज हो जाते हैं। फोनोग्राम की सुई बनाने में, है ना, इन सब में आदि में क्या आ जाता है, काम में आ जाता है। ऐसे हीरे की पॉलिश व कटाई करने के अंदर भी काम में आ जाता है, डाई बनाने के काम में भी आ जाता है। आप चाहो तो लिख लो, नहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, डाई बनाने में, लास्ट में जैसे हीरे पर पॉलिश करने के लिए, हीरे पर पॉलिश व काटने में, हीरे को हीरा ही क्या करता है, काटता है। ऐसे एक हमारे क्या है, अपने कहावत भी है ना कि पत्थर को पत्थर ही काटता है, जैसे लोहे को लोही काटता है, ऐसे कुछ कहावतें चलती है। तो हीरे पर पॉलिश भी की जाती है हीरे से, और उसको कटाई भी, काटा भी जाता है, उसकी कटाई भी की जाती है। अगली बात समझ में, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने हीरा हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में बात करेंगे बच्चों ग्रेफाइट की, किसकी बात करेंगे, ग्रेफाइट की। इसको आपने लिख लिया होगा ना, डायमंड के बाद में हीरा, हीरा हो गया, सॉरी डायमंड हीरा हो गया। उसके बाद में बात करेंगे ग्रेफाइट की। आपने कच्ची पेंसिल देखी होगी, उसके अंदर क्या आ जाता है, अपने ग्रेफाइट होता है, उसी का यूज होता है। ऐसे आपने जैसे सेल देखे होंगे, सेल के अंदर एक ऐसे मतलब
इलेक्ट्रोड होता है, बना होता है ना ब्लैक ब्लैक कलर का, काला काला। जब छोटे थे तो हमने सेल को बहुत तोड़ा है ना, जैसे गिरी वाला सेल आता है ना, उसको तोड़ के देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें क्या आता है, ग्रेफाइट की ही इलेक्ट्रोड बनी हुई होती है। तो ये जो अपन देखते हैं एकमात्र सुचालक होता है विद्युत का, कौन, ग्रेफाइट। जो अप्ररूप है ना कार्बन के, उसमें एकमात्र सुचालक कौन है, विद्युत का ग्रेफाइट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तीन तो बंद बना लेते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, फ्री होता है। उसकी वजह से विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो ग्रेफाइट। कौन सी फाइट, ग्रेफाइट। हिंदी में इंग्लिश में सेम ही बात है ना, एक ही चीज बोलते हो। हाँ, तो ग्रेफाइट है, ये जो वर्ड है ग्रेफाइट, ये कहाँ से बना है, ग्रेफो शब्द से बना है बच्चों। किससे, ग्रेफो शब्द से, जिसका हिंदी में वर्ड अर्थ होता है लिखना, टू राइट। आगे बात समझ में। तो किससे बना है ग्रेफाइट, ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, लिखना, टू राइट। आगे बात समझ में। तो ये किससे बना है ग्रेफाइट, कौन से शब्द से बना है, ग्रेफो शब्द से बना है। किससे, ग्रेफो शब्द से। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, टू राइट। क्या होता है, टू राइट मतलब लिखना। पढ़ोगे लिखोगे ना, तभी नवाब बनोगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, टू राइट मतलब लिखना। तो ग्रेफाइट होता है ना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है, टू राइट मतलब लिखना, ग्रेफो शब्द से बनकर बना है। अब उसके बाद में बात में, ग्रेफाइट से हम क्या बनाते हैं, मतलब क्या बनता है इसे। तो ग्रेफाइट से बनी हमने पेंसिल देखी है, जैसे अपन हिंदी में अपने जैसे बोलते हो, मारवाड़ी में आज हाँ कच्ची पेंसिल है ना, उसके अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रोड जैसे मतलब ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होती है ना बनी हुई। तो वो क्या हो जाती है, ग्रेफाइट से बनी पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल, जिसको आप क्या बोल दोगे, लेड पेंसिल, या फिर सीसा पेंसिल बोल दोगे। आगे बात समझ में। तो ग्रेफाइट से बनी पेंसिल को आप क्या बोल दोगे, लेड पेंसिल या सीसा पेंसिल बोल दोगे। उसके बाद में बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट कि एक कार्बन होता है वो तीन अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर जुड़ा होता है या बना होता है। तो ये बनकर के एक षटकोणीय परतदार संरचना बना लेता है। कैसी, षटकोणीय स्ट्रक्चर, सरफेशियल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, सरफेशियल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, एक कार्बन परमाणु कितने से, तीन से ही बनता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, इसमें फ्री हो गया, उसी की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया। इसके बाद में इसके बीच में जो परतें होती है ना, वो दो परतें होती है, उनके बीच में जगह हो जाती है। उसकी वजह से आप क्या बोल दोगे, दो परतों में मध्य दूरी होती है, वो कितनी हो जाती है, अपने 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जो कि मैं अभी आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा। तो लिखो उसके बारे में सारी की सारी बातें वन बाय वन। ग्रेफो शब्द किससे बना है, मतलब ग्रेफाइट शब्द किससे मिलकर बना है, ग्रेफो शब्द से। मीनिंग क्या हो गया, टू राइट मतलब लिखना। उसके बाद में ग्रेफाइट से बनी पेंसिल को क्या बोल दोगे आप, पेंसिल लेड बोल दोगे, है ना। हाँ, तो लिखो पेंसिल को क्या बोल दोगे, इससे जो पेंसिल बनाते हैं ना हम, उसको क्या बोल दोगे, लेड पेंसिल। कौन सी पेंसिल, लेड पेंसिल बोल दोगे, आधा नहीं है ना, लेड पेंसिल बोल दोगे। उसके बाद में इसमें देखो, सॉरी फॉर दैट, हाँ थोड़ा सा सही लिख लो, है ना, लेड पेंसिल। आगे बात समझे, इसी लेड पेंसिल का दूसरा नाम क्या रहता है, सीसा पेंसिल भी है ना। तो हिंदी में क्या बोल दोगे, सीसा पेंसिल। बाकी आप समझ गए, लेड पेंसिल और सीसा पेंसिल एक ही चीज है। हाँ, तो ये सीसा पेंसिल कहलाती है। पेंसिल जो बनी होती है ना, लेड पेंसिल बोल देते हो उसको, या सीसा पेंसिल बोल देते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, इसमें एक कार्बन होता है ना, कौन, एक कार्बन, वो अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तीन अन्य से। तो एक कार्बन तीन अन्य एरोदर एटम्स, है ना, तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़कर बना होता है, जुड़कर बना होता है। ये बात आपने लिख ली। और जुड़कर बना होता है और क्या करता है, कौन सी संरचना बना लेता है, जुड़कर बना होता है जो क्या बना लेता है, षटकोणीय, अपने परतदार षटकोणीय संरचना बना लेता है। तो जुड़ा होता है जो षटकोणीय, षटकोणीय परत, कौन सी, लेयर बना लेता है, परतदार संरचना, षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, षटकोणीय मतलब छह हो गए ना, छह को क्या बोलते हो, हेक्सागोनल, है ना। तो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेगा, सरफेशियल, सरफेशियल हेक्सागोनल STRUCTR स्ट्रक्चर। अभी बात समझ में, यहाँ तक आप लोग इसको छापो, उसके बाद में मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर बच्चों, आपको जो एंगल वगैरह है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो याद रखनी है। ठीक है, एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, बस वो याद रखना है। हाँ, जैसे अपने कच्ची पेंसिल देखी होगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसके जैसे ही बना लेते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे क्या है, सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा। अब सेम टू सेम ऐसा ऐसा आप क्या कर लो, नीचे भी बना लो, है ना, बस। अब ऐसे का ऐसा आप और भी बना सकते हो, है ना, ऐसे का ऐसा आप यहाँ भी बना लो, क्या कर लो, यहाँ भी बना लो, ये लो, एकदम इजी है, बस एक बार बनाओगे बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे का ऐसा आप इधर भी बना लो। आगे बात समझ में? अब देखो इसके अंदर है क्या, अपने अंदर इंपॉर्टेंट बात, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इन दोनों लेयरों के बीच में, जो परतों के बीच में ये दूरी है, ये कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, 3.40 एंगस्ट्रॉन। कितनी है बच्चों, 3.40 एंगस्ट्रॉन, जिसको आप पिकोमीटर में क्या बोल दोगे, 340 पिकोमीटर, जो कि मैंने पहले भी आपको कल समझाया था। ये दो परतों के मध्य की दूरी है कितनी, 340 पिकोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में ग्रेफाइट के बीच में जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे किसकी, ग्रेफाइट के मध्य जो दो ग्रेफाइट बन जाते हैं ना, उनके बीच में परत है, उसके बीच में एंगल की बात आ जाती है, कितनी, कोण की बात, 120 डिग्री हो जाता है। तो दो ग्रेफाइटों के मध्य क्या बोल दोगे, बंद कोण, है ना। तो ग्रेफाइट के मध्य बंद कोण, तो यहाँ पे लिखो ग्रेफाइट में बंद कोण एंगल कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो कार्बन कार्बन बंध है उसके बीच में लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है। जैसे कार्बन है, एक कार्बन ये है, कार्बन ये, मतलब कार्बन हो गए ना, उन कार्बन के बीच में ये जैसे पॉइंट्स है ना, जहां जहां वहां पे क्या है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई है ना वो कितनी है, ये तो दो परतों के बीच में लंबाई थी, कार्बन कार्बन बंध के बीच में लंबाई कितनी है, 1.42 अपने क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में पिकोमीटर में 142 पिकोमीटर हो जाएगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हो जाती है, कार्बन कार्बन बंध लंबाई, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपने, 1.42 एंगस्ट्रॉम। इसी को आप क्या बोल दोगे, पिकोमीटर में 142 पिकोमीटर। अभी बात समझ में, बस इतना सिंपल है। 1.4 एंगस्ट्रॉम है ना, पॉइंट लगा है यहाँ पे, नहीं भी दिख रहा तो मैं बता रहा। आई कहानी समझ में, लंबाई की बात होगी। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके अंदर, मतलब कि इसके उपयोग वगैरह, इसकी जो क्या विशेषताएं हैं, इन सब की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा ग्रेफाइट होता है वो भी क्या होता है, चिकना पदार्थ होता है, एकदम नरम होता है। उसके बाद में इसके कलर की बात करेंगे तो अपने ग्रे कलर का हो जाता है, दूसर ग्रे बोल देते हो ना। और अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी मतलब जिसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता। अब प्रकाश नहीं गुजर सकता तो उसका अपवर्तनांक भी नहीं होता, क्योंकि प्रकाश गुजरेगा तभी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का हम क्या निकालेंगे, उनका अपवर्तनांक निकालें। तो इसके अंदर अपवर्तनांक की बात नहीं होगी क्योंकि अपारदर्शी है। उसके बाद में एक कार्बन होता है, वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ही तो बंध बनाता है। तो उसकी वजह से, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया एक्चुअली देखा जाए तो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये विद्युत का चालक हो जाता है या सुचालक हो जाता है। और उसके बाद में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से, सॉरी फॉर दैट, आसानी से क्या हो जाता है, टूट भी जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात वो निकल के आती है, उष्मागतिकी होती है ना, उष्मागतिकी रूप से जो कार्बन का सबसे स्थायी अप्ररूप हो जाता है वो कौन हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है। संकलन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। 1 by 1 आपको मैं लिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो परतें होती है ये आपस में क्या करती है, फिसलती रहती है ना, ये बात और ध्यान में रखना। हाँ, तो यहीं पे मैं सब चीजें आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करें इसके, क्या हो जाता है, ये नरम हो जाता है, चिकना पदार्थ, नरम व चिकना पदार्थ होता है। उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं इसके अंदर समकरण की, इंपॉर्टेंट लाइन लिखा देता हूं। समकरण क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। बंद कोण की बात यहाँ पे होगी। उसके बाद में कलर की बात करें तो दूसर ग्रे हो जाता है और अपारदर्शी, है ना, दूसर कलर का हो जाता है। दूसर को आप क्या बोल देते हो, ग्रे कलर। और अपारदर्शी पदार्थ, कौन सा, अपारदर्शी
पदार्थ। अगली बात समझो, इसलिए इसका अपूर्णांक नहीं होता है। रीजन क्या है? अपारदर्शी होता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, संघनन की बात होगी। परतें आपस में, ये जो परतें होती है आपस में क्या करती है, फिसलती रहती है। ये बात आपको याद रह जाएगी, लिखाने वाली कोई बात है भी नहीं। और उष्मा का क्या हो जाता है, उष्मा गतिकी रूप से कार्बन का क्या हो जाता है, सबसे स्थायी अपने रूप हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, उष्मा गतिकी रूप से, उष्मा गतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा, स्टेबल जो अपने अपरूप है वो कौन है बच्चों, ग्रेफाइट ही है, सबसे स्थायी अपरूप है ना। एलोट्रोप्स, सबसे स्टेबल एलोट्रोप्स कौन सा है अपने, ये अपने हो गया ग्रेफाइट। आगे बात समझ में, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में कौन सा पॉइंट बच गया, विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। कारण सहित साथ में लिखा देता हूँ। एक कार्बन के साथ क्या होता है बच्चों, एक कार्बन के साथ अन्य 3 परमाणु क्या होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणु होते हैं ना, वो ही जुड़े रहते हैं। अन्य 3 कार्बन परमाणुओं का क्या हो जाता है, जुड़ाव रहता है। और अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा रहता है ना। अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो वो क्या करेगा, बंद बनाएगा, जुड़ता है तथा फोर्थ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का, इसका बच्चों अच्छा चालक हो जाता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ये बात आप छाप लो। आगे बात समझ में, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो, करो नोट। उसके बाद में इसके उपयोग है वो भी एक साइड में यहीं पे लिख लेते हैं। ये शुष्क संघनक के रूप में भी काम में लिया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, ऐसे इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसे पेंसिल होती है उसको बनाने में भी काम में आ जाता है। और हमारे जो नाभिक के रिएक्टर होते हैं, नाभिक के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनके अंदर मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में भी काम में लेते हैं। मतलब धीमी करनी हो ना नाभिक की अभिक्रिया को, उस टाइम में कौन काम में आता है बच्चों, अपने ग्रेफाइट ही काम में आता है। तो इसके उपयोग है वो भी यही लिख लो है ना, साथ साथ में छाप लो। बात करते हैं उपयोग की, यूजेज की। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड बनाने में, क्या बनाने में, अपने जो सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आ जाता है ना। आपने देखा भी होगा जैसे सेल होता है उसके अंदर। उसके बाद में पेंसिल बनाने के काम में भी आ जाता है ना, पेंसिल बनाने में। उसके बाद में थर्ड मैंने क्या बता दिया, शुष्क संघनक मतलब मंदक के रूप में, कौन से में, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टरों में, किनमें, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। उसके बाद में लास्ट एक और लिख लो, क्या, अपने जो पेंसिल होती है वो होगी शुष्क संघनक के रूप में। किसके रूप में, शुष्क संघनक के रूप में, मीन्स ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में आ जाएगा, शुष्क संघनक के रूप में, शुष्क संघनक के रूप में। शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में। आगे बात समझ में, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में। मंदक का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, मंदक को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो, मॉडरेटर। मंदक मतलब धीमा कर देना, क्या हो जाएगा, मॉडरेटर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। चलो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, कल करेंगे कंटिन्यू। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।